हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। तो आज हम फिर आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स लेके आए हैं इस सेशन में, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। उस पे जाने से पहले इससे पहले हम ड्रोन बैच चला रहे थे, यानी कि एक ड्रोन मेंटरशिप प्रोग्राम था। अब जो है सिविल सेवा मार्गदर्शन ने ड्रोन 2.2 2.0 लॉन्च किया है, जिसमें से आपको डेली न्यूज़पेपर मिलने वाला है। और मेन फीचर इसका ये है कि ये ड्रोन 2.0 इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, और ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। किसके लिए? आपके 72nd बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं 72nd बीपीएससी, या फिर आपके कुछ नंबर से 71st बीपीएससी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें। इसके कुछ फीचर्स मैं बता दूं। पहले आपको डेली न्यूज़पेपर्स मिलेंगे, जो हमारे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स है, आपको बहुत इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आपको वीकली और डेली टारगेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपके एग्जाम के लिए वो यूजफुल हो और आप एक स्ट्रैटेजिक वे में प्रिपरेशन कर सके। रेगुलर टेस्ट एंड मॉनिटरिंग होगा, यानी कि उन वीकली टारगेट्स और डेली टारगेट्स के बेसिस पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा, यानी कि आपको मेंटरशिप भी उस पर मिलने वाला है। 100 हॉट टॉपिक्स पे डिस्कशन होने वाला है वीकली। जितने भी 100 जो टॉपिक्स चल रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, इंपॉर्टेंट है, उन पे भी डिस्कशन होने वाला है। या और साथ ही साथ आप लोगों को पीवाईक्यू का कंपाइलेशन भी मिलने वाला है। तो याद रखिएगा, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, दोनों में ये अवेलेबल है। तो अगर आपको 72nd बीपीएससी में अपना एक सीट लेना है, तो आप जरूर इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करें। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेशन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, एज यूजुअल हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज से शुरू करेंगे। तो आज है 5 जनवरी और कल था 4 जनवरी। तो 4 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड ब्रेल डे। हमने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड ब्रेल डे। अब ये ब्रेल क्या होता है? देखिए, जितने भी ब्लाइंड लोग हैं, जितने भी ब्लाइंड पॉपुलेशन है, उनके पढ़ने लिखने के लिए हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसको कि हम ब्रेल लैंग्वेज कहते हैं। देखिए, जो जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड है, हम वो हमारी तरह जो हम नॉर्मली पढ़ पाते हैं, वो उस चीज को वो नहीं पढ़ सकेंगे। तो इसीलिए क्या है, उनके लिए ब्रेल लैंग्वेज डेवलप किया गया है, जो कि पेपर में थोड़ा सा कह सकते हैं रेज्ड होता है। यानी कि आप अगर पेपर को टच करेंगे, तो आपको टेक्सचर फील होगा कि क्या वर्ड लिखा हुआ है। उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? उसको हम ब्रेल लैंग्वेज कहते हैं। तो इस ब्रेल लैंग्वेज को डेवलप किसने किया था? इस लैंग्वेज को डेवलप करने वाले थे हमारे लुइस ब्रेल, जिनका जन्म ही 4 जनवरी को हुआ था। इसलिए हम इस दिन को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं। ठीक है? हु डेवलप द कोड ऑफ रेज डॉट्स दैट बेयर्स हिज नेम। ठीक है? अब ये जो ब्रेल लैंग्वेज होता है, जैसे होता है रेज डॉट्स, यानी कि कोई भी अल्फाबेट होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए ए है, सपोज इसका एक ऐसे डॉट हो जाता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है क्या इसका है लैंग्वेज, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर ए है तो इसका ऐसे एक डॉट हो जाएगा, बी है तो जितना भी ऐसे डॉट्स होते थे, एक काइंड ऑफ डॉट्स के फॉर्म में, जो कि रेज्ड होता है पेपर पे। तो उस पे जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं वो पढ़ सकते हैं। चलिए, अब इंटरनेशनल न्यूज पे आते हैं। तो पहला ही जो है, यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी कि सीबीएएम। देखिए, तो अभी ये सीबीएएम और एक और वर्ड आता है, जिसको कि हम कहते हैं कार्बन टैक्स। सीबीएएम और कार्बन टैक्स दोनों क्या होता है? देखिए, सीबीएएम यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये ना यूरोपियन यूनियन का एक पॉलिसी है, जिसमें से कि जो भी गुड्स आपके इंपोर्ट हो रहे हैं, कहाँ पे? यूरोपियन यूनियन में, उस पर एक फेयर प्राइस लगाया जाएगा। क्यों? इंपोर्ट्स पे फेयर प्राइस लगाया जाएगा, यानी कि पहले एक चेक किया जाएगा कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि यूरोपियन यूनियन में इंपोर्ट हो रहा है, वो कितना कार्बन एमिट करता है, उसके बेसिस पे एक फेयर प्राइस लगाया जाएगा। यानी कि इसका मेन मोटिव ये है यूरोपियन यूनियन का, कि यानी कि प्रोड्यूस करने में जितना कार्बन एमिट हो रहा है, हम इंपोर्ट पर ही हम उतना कार्बन एमिट लगाने वाले, जो कार्बन एमिट हो रहा है, हम उस पे उस हिसाब से प्राइस लगाने वाले हैं। इस चीज से क्या होने वाला है? सीबीएम इंट्रोड्यूस करने से क्या है, कार्बन लीकेज रिड्यूस होने वाला है। यूरोपियन यूनियन का मेन प्रॉब्लम है, मेन इशू जो उसका है, कि हमें उसको कार्बन जो लीकेज है, हमें वो प्रिवेंट करना है। अब देखिए,
ये एक टाइप का टैक्स नहीं बोलेंगे, इसको हम एक सर्टिफिकेट बोलते हैं, यानी कि जो आइटम्स आ रहे हैं पहले तो उन पे चेक रखा जाएगा कि एग्जैक्टली क्या आ रहा है, वो जब मैन्युफैक्चर हो रहा था तब उसमें कितना कार्बन एमिट हुआ था, उस हिसाब से वो एक प्राइस फिक्स करने वाले हैं या प्राइस सेटअप करने वाले हैं। चलिए, अब ये कार्बन टैक्स क्या होता है? कार्बन टैक्स जो होता है इसको हम टैक्स कह सकते हैं, तो ये एक डोमेस्टिक टैक्स होता है, यानी कि एक किसी भी कंट्री के टेरिटरी के अंदर, किसी भी कंट्री के टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और वो कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स लगाया जाएगा। किस पे? जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उस पे लगाया जाएगा। तो कार्बन टैक्स को हम एक टाइप का डोमेस्टिक टैक्स भी हम कह सकते हैं। देखिए, तो अब ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि 1 जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन ने इस सीबीएम पे एक फाइनेंशियल डिस्कशन किया है। और अब क्या है कि, और इंडिया से इसका क्या रिलेशन है कि देखिए, इंडिया से जो हम कुछ कुछ वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो इन सब के प्रोडक्शन पे जो कार्बन एमिशन हो रहा है, इस पे अब यूरोपियन यूनियन जो है ये सीबीएम पॉलिसी अपनाने वाली है, यानी कि प्राइस सेटअप करने वाली है। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल हम पढ़ते हैं। It aims to balance out the carbon emission produced during manufacturing outside the European Union. यूरोपियन यूनियन का एक मेन फंडा यही है कि हमको बैलेंस करना है। हमारे टेरिटरी के बाहर जो हमने इंपोर्ट कराया है सामान, वहां पे जो कार्बन एमिशन हो रहा है, तो वो एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। हम इंपोर्टर्स पर भी हम वो लगाने वाले हैं जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसके चार्जेस। Products made in country with higher carbon emission face an extra charge when entering the European Union market. देखिए, अब इस चीज से इंडियन गुड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? तो इससे क्या होगा ना कि जो इंडियन गुड्स है वो यूरोपियन मार्केट में थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, हम क्योंकि हमारे जो इंपोर्टेड गुड्स है ना वहां पे, सॉरी, हमारे जो एक्सपोर्टेड गुड्स है यूरोपियन यूनियन में, तो अब सिंस यूरोपियन यूनियन उस पर एक टैक्स लगाने जा रहा है, एक काइंड ऑफ मनी उस पर एक फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट लगाने जा रहा है, तो उससे क्या होगा, जो हमारी इंडियन गुड्स है वो उस मार्केट में एक्सपेंसिव हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो समझ आ गया जो मेन डिफरेंस है सीबीएम और कार्बन टैक्स में। तो शॉर्ट में देखें तो सीबीएम एक पॉलिसी है और कार्बन टैक्स जो है वो एक काइंड ऑफ डोमेस्टिक टैक्स है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यूएस अटैक्स वेनेजुएला एंड कैप्चर प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो। तो अभी कुछ दिनों से यूएस और वेनेजुएला काफी न्यूज में रहे हैं। उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ये आज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो यूएस और वेनेजुएला के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है ये काफी पुराना है। हम कह सकते हैं 1999 से एक काइंड ऑफ एक टेंशन है उनके बीच में। तो पहले क्या था ना कि इन दोनों कंट्रीज के बीच के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप ये चीज एक याद रखिएगा, वेनेजुएला जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। किसका? वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है वहां पे, यानी कि वहां से काफी कंट्रीज अपने कंट्री में ऑयल इंपोर्ट करा रही है क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व है। तो मेन जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, अगर आज के डेट में देखिए तो जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, हालांकि यूएस इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन जो मेन कॉन्फ्लिक्ट हम इसके पीछे का रीजन देखें तो वो है ऑयल रिजर्व्स पे। यानी कि यूएस जो है वो वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स पर कंट्रोल चाहती है और वेनेजुएला वो होने नहीं देना चाहता। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होने देगा। चलिए, अब मेन जो हो रहा है 1999 की अगर हम बात करें तो उस टाइम जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, ह्यूगो शेवेज, तो वो ना एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल के थे और काइंड ऑफ एंटी यूएस थे। ठीक है, अब वेनेजुएला कहां पर है? वेनेजुएला जो है वो साउथ अमेरिका का कंट्री है और यूएसए तो पता है नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है। तो ये जो 1999 में जो प्रेसिडेंट बने थे ह्यूगो शेवेज, तो वो काइंड ऑफ एक सोशलिस्ट लीडर थे और एंटी यूएस थे। और साथ ही साथ अब जो करंट प्रेसिडेंट है हमारे निकोलस मडुरो, वो भी उन्हीं के पाथ में वो चल रहे हैं। और यूएस जो है वो एक काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल फॉलो करता है। तो जो सबसे पहला क्लैश डेवलप हुआ था इन दोनों कंट्रीज में वो था आइडियोलॉजिकल क्लैश। ठीक है, वो हुआ था आइडियोलॉजिकल क्लैश डेवलप हुआ था उनके बीच में। उसके बाद अब क्या था कि सिंस यूएस भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल इंपोर्ट कराता था वेनेजुएला से, तो यूएस का मेन कहना ये था कि उसको उसके ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल करना है, मतलब धीरे धीरे उसको अपना एक
पावर जो है वो बढ़ाना है, उसको डोमिनेंट होना है वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स पे और मोस्टली वेनेजुएला पे। तो अब जो है इस यही जो कॉन्फ्लिक्ट है ये धीरे धीरे अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब यूएसए ने क्या किया, यूएसए ऑलरेडी काफी टैरिफ गेम्स खेल रहा है ग्लोबली, तो वेनेजुएला पे भी उसने वही किया। उसने ऑयल रिजर्व्स पे जो ऑयल इंपोर्ट्स थे उसने इतना टैक्स लगा दिया उस पे कि वेनेजुएला का इकोनॉमी बहुत हिट कर रहा था, बहुत ही गिरते जा रहा था। तो अब क्या हुआ कि यूएस ने अभी रिसेंटली इल्जाम लगाया, यानी कि क्लेम किया कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ड्रग्स और नार्को टेररिज्म और करप्शन में इन्वॉल्व है। इसीलिए अब यूएस ने क्या किया कि जो वेनेजुएला का कैपिटल है वहां पे उन्होंने एयर स्ट्राइक करवा दिया, और अब साथ ही साथ उन्होंने जो प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट उधर के निकोलस, उनको कैप्चर कर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने प्रेसिडेंट की वाइफ को भी कैप्चर करके वो यूएस उन्होंने वो लेके चले गए हैं। और अब का सिचुएशन अगर हम देखें तो अभी वेनेजुएला के जो करंट प्रेसिडेंट है, इंटरिम प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं, तो वो जो वेनेजुएला के वाइस प्रेसिडेंट है, तो अभी वो एज एन इंटरिम प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं, कहाँ के, वेनेजुएला के। चलिए, तो यानी कि जो हम प्राइमरी रीजन अगर हम देखें यूएस और वेनेजुएला के कॉन्फ्लिक्ट का, तो हम ऑयल रिजर्व्स हम कह सकते हैं जो प्राइमरी रीजन है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू हुआ था 1999 से, लेकिन मेन जो रीजन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो है ऑयल रिजर्व्स, क्योंकि यूएस वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स पे अपना कंट्रोल चाहती है, डोमिनेंसी दिखाना चाहती है। चलिए, अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, जो कि है बेंजियामी वोल्केनो के बारे में। देखिए, एन eruption in 1956 caused most of the Benzimiani volcano in Russia's Kamchatka to collapse, but since then continuous eruption including a major event in November have now made it almost fully active। ठीक है, यानी कि ये एक वोल्केनो है जो कि 1956 में मेजर एक इरप्शन हुआ था, और उसके बाद काफी कंटिन्यूसली इरप्ट होते होते क्या हुआ कि अब since then continuous eruption including a major event in November now have made it a fully active again। यानी कि ये जो वोल्केनो था ये बीच में डोरमेंट हो चुका था, और अब कंटिन्यूस इरप्शन की वजह से इसको वापस से एक्टिव वोल्केनो का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया है। इस वोल्केनो का नाम क्या है, बेंजिमियानी वोल्केनो, जो कि कहाँ पे है, जो कि है रशिया में। चलिए, अब आते हैं माउंट एटना में। माउंट एटना, तो माउंट एटना जो है हम ये जानते हैं वो इटली में ये प्रेजेंट है। ये भी एक स्ट्रैटो वोल्केनो है। अब स्ट्रैटो वोल्केनो क्या होता है, ये वोल्केनो का एक टाइप होता है जो वोल्केनो बहुत लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको स्ट्रैटो कहते हैं। जैसे कि हम स्ट्रैटोस्फियर सुनते हैं ना, रॉक्स में भी स्ट्रैटो होता है। ज्योग्राफी में स्ट्रैटो मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी में स्ट्रैटो मतलब लेयर्स होता है। तो यहीं पे स्ट्रैटो वोल्केनो का मतलब जो वोल्केनो लेयर्स में प्रेजेंट है उसको हम स्ट्रैटो वोल्केनो कहते हैं। देखिए, ये स्ट्रैटो वोल्केनो का एक एग्जांपल माउंट एटना भी है, और साथ ही साथ ये जो हमने अभी लास्ट आर्टिकल में पढ़ा बेंजिमियानी वोल्केनो, ये वो भी है। ठीक है, तो वो भी जो है, माउंट एटना भी जो है वो वापस से एक्टिव हो चुका है। अभी माउंट एटना कहाँ पे, ये इटली में प्रेजेंट है। तो यानी कि दो वोल्केनोज जो है, एक रशिया में और एक इटली में, वो वापस से एक्टिव वोल्केनो का स्टेटस उनको मिल गया है। मिला नहीं है, वो वापस से एक्टिव हो गए हैं, और वो धीरे धीरे कर करके वापस से लावा रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अभी वोल्केनोज काफी न्यूज में चल रहा है। अभी रिसेंटली जो इथियोपिया में वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिसने कि इंडिया के स्पेशली दिल्ली के पॉपुलेशन को और ज्यादा वर्स कर दिया। तो एक वो इथियोपियन इरप्शन हो गया, फिर ये एक वोल्केनो है रशिया का, फिर माउंट एटना। तो ये वोल्केनोस अभी काफी चर्चा में है। चलिए, अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, जो कि किसके बारे में है, सोमालीलैंड के बारे में है। जो कि किसके बारे में है, सोमालीलैंड के बारे में। तो सोमालीलैंड कहाँ पर है, देखिए, जो अफ्रीका का ईस्टर्न पोर्शन जो है, ठीक है, जो अफ्रीका का ईस्टर्न पोर्शन जो है, सोमालिया हम सबने सुना है, सोमालिया काफी फेमस है पायरेट्स के लिए, है ना। तो ये सोमालिया जो है इसका नेबर है सोमालीलैंड। तो पहले क्या था ना, 1991 से पहले सोमालीलैंड जो है कंट्री, वो पहले सोमालिया का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद 1991 में इसको इंडिपेंडेंस मिला, और ये एक सेपरेट कंट्री बन गया। किससे, सोमालिया से ये सेपरेट होके सोमालीलैंड एक अलग कंट्री बन गया। लेकिन तब से लेके आज तक
कोई कंट्री एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई कंट्री इसे एक अलग कंट्री नहीं मानता है। सब यही समझता है कि सोमालीलैंड जो है वो सोमालिया का ही एक हिस्सा है। लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इजराइल एक ऐसा कंट्री बना जिसने कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है, जिसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है कि ये सोमालीलैंड जो है ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और ये सोमालिया का हिस्सा नहीं है। सोमालीलैंड का जो है ये इंडिपेंडेंट है, इसका अपना अलग का करेंसी है, इसका अपना अलग कैपिटल है, इसके प्रेसिडेंट है, जो भी इनका डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वहां का सब कुछ है, लेकिन इसे स्टेटस कोई देना नहीं चाह रहा है। और इजराइल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है इसने रिकॉग्नाइज किया है कि सोमाली लैंड एक अलग कंट्री है, सोमालिया से अलग। चलिए अब हम नेशनल न्यूज पे आते हैं और जो हमारा पहला न्यूज है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जिसने कि 2026 का जो पहला सनराइज होता है उन्होंने वो सेलिब्रेट किया है। देखिए हमारे इंडिया में जो मतलब जो मेनली जो ईस्टर्न पोर्शन होता है ना, तो वहां पे सनराइज पहले होता है। एंड अरुणाचल प्रदेश पहला स्टेट होता है जो कि सबसे पहले सनराइज विटनेस करता है। और 2026 का जो पहला सनराइज है उसको वो किससे सेलिब्रेट करते हैं? डांस ऑफ डॉन के साथ। किससे सेलिब्रेट करते हैं? डांस ऑफ डॉन के साथ। इस फेस्टिवल को हम क्या नाम देते हैं? आलोक प्रभात। इसको हम कहते हैं आलोक प्रभात, जो कि कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? डोंग विलेज में। कहाँ पर? डोंग विलेज में। और ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? ये आता है आपके अंजौर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि किधर पे है? ऑफ कोर्स अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। और इसमें जो मेजर पार्टिसिपेशन होता है, ये ट्राइबल है, इसमें मेजर पार्टिसिपेशन जो होता है वो मेयर और मिशमी ट्राइब्स में इनका मेजर पार्टिसिपेशन हमें दिखाई देता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश पहली बात तो पहला स्टेट होता है जो कि सनराइज हर रोज जो पहला सनराइज वो विटनेस करता है। और 2026 का पहला सनराइज विटनेस करने वाले फेस्टिवल को आलो प्रभात कहते हैं, जो कि डोंग विलेज में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए पहला न्यूज हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट में आते हैं गोवा अनाउंसेस थर्ड डिस्ट्रिक्ट कुशावती। तो अभी 2 दिन पहले जो मैंने ये सेशन कंडक्ट करवाया था उसमें भी यही न्यूज था कि गोवा जो है अब ऑफिशियली 3 डिस्ट्रिक्ट से बनने वाला है। तो पहले क्या था कि गोवा में सिर्फ 2 ही मेजर डिस्ट्रिक्ट थे, पहला था नॉर्थ गोवा और दूसरा था साउथ गोवा। तो अब जो ये थर्ड डिस्ट्रिक्ट बन रहा है कुशावती, इसको कहां से कट करके बनाया जाएगा? इसको साउथ गोवा से कट करके बनाया जाएगा। और ये साउथ गोवा के 4 तालुकास को मिला के ये डिस्ट्रिक्ट थर्ड डिस्ट्रिक्ट कुशावती बनने वाला है। ठीक है, थर्ड डिस्ट्रिक्ट कुशावती नेम्ड आफ्टर कुशावती रिवर। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होगा? यानी कि कैपिटल सॉरी हेडक्वार्टर्स ही कह सकते हैं, क्विपम में होने वाला है। एंड इट इंक्लूड्स शैंडर and the ancient capital of Bhojaz, शिलाहाराज एंड द कदम्बा डायनेस्टी। ठीक है, तो क्या है गोवा का थर्ड डिस्ट्रिक्ट? तो वो होने वाला है कुशावती। किस पे बेस्ड है वो? कुशावती रिवर के नेम पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज इंटेंसिफाइड एफर्ट्स टू सिक्योर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस फॉर कांगेर वैली नेशनल पार्क। देखिए तो छत्तीसगढ़ क्या चाहती है कि जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है उसको यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाए। अब ये क्यों करना चाहती है? देखिए एक और साथ ही साथ क्या है ना, इस स्टेटस के लिए जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो सबसे पहले एक बायोडाइवर्सिटी सर्वे कंडक्ट करवाने वाली है, जिसके थ्रू किसके लिए? कांगर वैली नेशनल पार्क के लिए, जो कि फाइनली विच इज ऑन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट अलोंग विद सिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट्स। यानी कि अभी छत्तीसगढ़ काफी एफर्ट्स कर रही है कि उनके जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल सके। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है स्टालिन, उन्होंने ये अश्योर किया है कि जो तमिलनाडु स्टेट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, उनको हम पेंशन स्कीम दिया जाए। यानी कि तमिलनाडु में अब ये डिसाइड हुआ है कि जितने भी जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तमिलनाडु के अंडर, उनको अब पेंशन स्कीम से दिया जाएगा, यानी कि उनको पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अरावली हिल्स, जो कि काफी ज्यादा चर्चा में है। तो अरावली हिल्स का क्या इशू चल रहा था? तो अरावली हिल्स अभी इसलिए इतना न्यूज में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक डेफिनेशन इशू कराया था। उन्होंने ये बोला था, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जितने भी
फिजिकल रिलीफ्स है जो कि 100 मीटर से नीचे है, जो कि 100 मीटर से नीचे है, उनको अरावली हिल्स नहीं माना जाएगा, और जो उनसे ऊपर है उन्हीं को अरावली हिल्स कंसिडर किया जाएगा। अब ये जो लेवल है इसको कहाँ से मेजर किया जाएगा, तो ये सी लेवल से मेजर नहीं कर रहे हैं, जो वो रिलीफ है, पर्टिकुलर रिलीफ है, वहां से 100 मीटर्स नापा जाएगा। अगर वो उसके ऊपर है तो उसको अरावली हिल्स कंसिडर करेंगे, नहीं है तो उसको नहीं किया जाएगा। और ये माइनिंग, मोस्टली माइनिंग को देखते हुए ये किया जा रहा है। देखिए, तो अब अरावली क्या है, अरावली के बारे में अगर हम जाने तो ये हमारे इंडिया का जो सबसे ओल्डेस्ट रिलीफ स्ट्रक्चर है, यानी कि माउंटेन की हम बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट है, ये हिमालय से भी ज्यादा पुराना है। तो अगर आपको लगता है कि हिमालय हमारे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है तो आप गलत हैं। अरावली जो है वो सबसे ज्यादा पुराना है, हिमालय से भी ज्यादा पुराना है। और अगर टाइप की बात करें तो वो किस टाइप के माउंटेन्स में आता है, तो वो हो जाता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। वो क्या हो जाता है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग माउंटेन सिस्टम। ये इंडिया का ही नहीं, ये वर्ल्ड का भी ओल्डेस्ट लिविंग माउंटेन है, जो कि इंडिया में इसका कहाँ पे है लोकेशन, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है इंडिया का, दिल्ली से शुरू होके हरियाणा गुजरात तक जो है नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है इंडिया का, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम जियोलॉजिकल स्पाइन भी कहते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया के। अब चलिए माउंटेन टाइप की हमने बात किया, तो ये फोल्ड माउंटेन्स है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है, जिसका एवरेज एलिवेशन आपका 300 टू 900 मीटर्स है। अब हम इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें, यानी कि ये किन किन स्टेट्स में मेनली प्रेजेंट है। देखिए, ये 692 किलोमीटर्स का इसका टोटल रेंज है, जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। दिल्ली में जो राइजना हिल्स पोर्शन है वही है आपका अरावली हिल्स। ठीक है, अब देखिए हाईएस्ट पीक की बात करें तो अरावली हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो है पॉइंट गुरु शिखर, जो कि किधर प्रेजेंट है, माउंट आबू इन राजस्थान। तो क्या है, जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, आपके माउंट आबू में, विच इज इन राजस्थान। चलिए नेक्स्ट की बात करें, ड्रेनेज डिवाइड। अब अ हिडन अरावली लिम्ब फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार सेपरेट्स द ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ गंगा एंड इंडस रिवर। ठीक है, तो ये इससे पहले वाला था, पहले वाले जो आर्टिकल है इससे रिलेटेड। देखिए ये वाला जो आर्टिकल है, ये नेक्स्ट पॉइंट जो कि नेक्स्ट पेज में चला गया, तो एक ड्रेनेज डिवाइड भी हमें मिला है, जो कि गंगा को किससे सेपरेट कर रहा है, इंडस रिवर से सेपरेट किया जा रहा है, जो कि किधर पे प्रेजेंट है, दिल्ली से हरिद्वार के बीच जो गंगा और इंडस रिवर है दोनों साइड में, उसको ये बैरियर बना रहा है, यानी कि ड्रेनेज डिवाइड बन रहा है। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। तो हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है, जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने आईआईटी मद्रास को एक मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए वो उन्होंने एक मूव रखा है, यानी कि उन्होंने लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ग्लोबल। यानी कि जो हम आईआईटी मद्रास को, उनका एम है कि हम उसको एक मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी बनाया जाए, जिससे क्या होने वाला है कि सिंस आईआईटी ऑलरेडी एक काफी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, जिसको काफी ज्यादा एक्सपोजर मिलता है नेशनली एंड इंटरनेशनली, तो वहां पे क्या है, हम इंटरनेशनल एजुकेशन और रिसर्च पर्पस के लिए हम उसको और एनहांस करेंगे। यानी कि रिसर्च पर्पस जितना भी होगा विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, हम साइंटिस्ट को अपॉर्चुनिटीज देंगे, हम रिसर्च फील्ड में और इम्प्रूव करने वाले हैं। साथ ही साथ इंडिया को जो है हम एक ग्लोबल एकेडमिक रिकॉग्निशन भी देने वाले हैं। मेनली क्या है कि इंडिया में बहुत ही ऐसे कम यूनिवर्सिटीज है, ऐसे सेक्टर्स है, कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटीज हम कह सकते हैं, जिसको कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है, और उनमें से आईआईटीज जो है वो एक है जिनको कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है। अब ऐसे हमारे यहाँ हम काफी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के बारे में जानते हैं जिनका कि ग्लोबल रीच है, जैसे कि आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, आपका येल्स यूनिवर्सिटी हो गया, एमआईटी मैसाचुसेट्स। तो ये सब क्या है कि ये ऑलरेडी एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, और इनके लिए जो है काफी ज्यादा उनकी कंट्रीज ने रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप किया है। तो अब इस चीज के लिए जो आईआईटी मद्रास को जो हम एक मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, तो हमारा मेन एम क्या है इसके पीछे, कि हम इंडिया को जो है एक ग्लोबल एकेडमिक रिकॉग्निशन दे कि हमारे यहाँ भी काफी अपॉर्चुनिटीज है, हम भी एकेडमिक फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। साथ ही साथ नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को जो है इनकरेज करने का प्लान है, यानी कि सिंस आईआईटी जो है वो टेक्नोलॉजी का हब हम मानते हैं, वहां से काफी नए इनोवेशंस जो है होते हैं, होते रहे हैं और आगे भी होते रहेगा। ठीक है,
तो इसलिए हम इनोवेशन और न्यू टेक्नोलॉजीज पे फोकस है। चलिए, अब स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने के लिए भी ताकि जो फॉरेन जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होता है, शायद से उसके थ्रू जो है हम स्टूडेंट्स का हम रीच बढ़ा सकते हैं ग्लोबली भी, और हम रिसर्चर्स को भी प्रमोट कर सकते हैं कि आप इधर आके आप रिसर्च करें, आईआईटी मद्रास में आप आए अपना रिसर्च प्रोजेक्ट लेके। यानी कि साथ साथ ये स्टूडेंट्स के साथ साथ जो है रिसर्चर्स और इस इंडस्ट्री को भी कनेक्ट करने का काम करेगा। साथ ही साथ ये साइंस के फील्ड में, साइंस और रिसर्च के फील्ड में एक अवेयरनेस क्रिएट करेगा, एक अवेयरनेस दिखाने वाला है, किसमें पब्लिक अवेयरनेस जनरेट होने वाला है साइंस और रिसर्च के फील्ड में। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो ओडिशा में एक धाम है, जो चारों धाम है हमारे कंट्री के, तो उसमें से एक धाम है जो कि ओडिशा में प्रेजेंट है और उसका नाम है श्री जगन्नाथ पुरी। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि पुरी एक छोटा सा शहर है, और पुरी जो है पहले उसको कौन कंट्रोल करता था, पहले वो म्युनिसिपैलिटी के अंडर हुआ करती थी। यानी कि अब जो है इसको अपग्रेड किया गया है किसमें, म्युनिसिपल कोऑपरेशन में। हमें पता है जो जितने भी स्मॉल टाउन्स होते हैं वहां पर म्युनिसिपैलिटी प्रेजेंट होती है, और जो एक थोड़ा सा और जो एक बड़ा सिटी होता है, जैसे अगर हम पटना की बात कर ले तो पटना में म्युनिसिपल कोऑपरेशन होता है, लेकिन अगर हम कोई छोटा शहर में चले जाए तो वहां म्युनिसिपैलिटी काम करती है। ठीक है, तो अब इस पूरी को जो है हम अपग्रेड किया गया है किधर, म्युनिसिपैलिटी से म्युनिसिपल कोऑपरेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, 4 अर्बन एरियाज को नोटिफाइड एरिया काउंसिल्स डिक्लेयर्ड किया गया है ओडिशा में। पहला है लोई सिंघा जो कि बालंगीर डिस्ट्रिक्ट में है, जज चंडीखोल जो कि जजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जशीपुर जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, एंड बस्ता जो कि बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, बीएसएनएल के बारे में। तो बीएसएनएल ने जो है एक वॉइस ओवर वाईफाई सर्विस उन्होंने लॉन्च किया है ऑल ओवर इंडिया। क्या है, वीओ वाईफाई सर्विस, यानी कि वॉइस ओवर वाईफाई सिस्टम उन्होंने नेशन वाइड लॉन्च किया है। अब इससे क्या है, इस फीचर से क्या है कि जो भी यूजर है, जो बीएसएनएल यूजर है, वो सिर्फ वाईफाई के थ्रू कॉल्स और एसएमएस कर सकेंगे ओनली यूजिंग वाईफाई। यानी कि उनको मोबाइल टावर्स पे रिलाय नहीं करना होगा, वो डिपेंडेंट नहीं होंगे अब कि अगर मोबाइल टावर प्रेजेंट है, अच्छे नेटवर्क अगर उनको मिल रहा है तभी उनका कॉल या फिर एसएमएस जाएगा। तो अब वो जो है एक डिपेंडेंसी इसको रिड्यूस कर रही है, और अब इनका मेन पर्पस जो है वो इंट्रोड्यूस कराने का वो ये है ताकि वो इस वाईफाई के थ्रू बिना किसी मोबाइल नेटवर्क पे डिपेंडेंट वो कॉल्स और एसएमएस आराम से कर सकती है। किसके थ्रू, जो इन्होंने लॉन्च किया वॉइस ओवर वाईफाई के थ्रू। ठीक है, ये किस पे काम करता है, ये आईएमएस पे काम करता है। अब यूजर जो है वो क्या करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर एंड अपना यूज कर सकते हैं। यानी कि इस वाईफाई के लिए कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। जो जितने भी बीएसएनएल यूजर्स हैं वो अपना जो करंट जो एग्जिस्ट कर रहा है मोबाइल नंबर, वो उसी के थ्रू इस वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, इस सर्विस का वो यूज उठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, पापा पगली के बारे में। तो ये पापा पगली क्या है, ये एक इनिशिएटिव है जो कि किसने लॉन्च किया है, जो कि गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और ये किसके द्वारा चल रहा है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, किसके अंडर, द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ठीक है, तो ये एक स्टेट रन इनिशिएटिव है जो कि मेनली कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, दाहोर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, दाहोर डिस्ट्रिक्ट, किसके अंडर, गुजरात स्टेट के अंडर। तो ये एक स्टेट रन इनिशिएटिव है, और ये मोस्टली आंगनबाड़ी सेंटर्स में चल रहा है। किस लिए, जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनके लिए ये स्कीम को चलाया जा रहा है, क्योंकि जो ये 3 से 6 साल वाले बच्चे हैं, तो इस एज को हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, और इस एज में जो है बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है, अपने आसपास से सीखता है, और साथ ही साथ हम जो उनको एकेडमिकली भी सिखाते हैं उनसे भी सबसे ज्यादा सीखता है। तो इसलिए इनका मेन जो एम है, तो इन 3 से 6 साल के बच्चों को हम उस लेवल पर इनको एजुकेट करें, हम उनको सिखाएं। तो इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम यूनिसेफ। तो इस स्टेट इनिशिएटिव को यूनिसेफ से भी काफी सपोर्ट मिल रहा है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें, तो जो हिमाचल प्रदेश में एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है जिसको कि हम कहते हैं ग्रीन टू गोल्ड, जिसको कि हम कहते हैं ग्रीन टू गोल्ड। यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक सस्टेनेबली आप रीयूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, स्टेट इनिशिएटिव है ग्रीन टू गोल्ड। ठीक है, चलिए अब हम कुछ साइंस एंड टेक पे आते हैं।
तो पहला क्या है, तो एक ओरल ड्रग है जिसको हम कहते हैं नाइमसिलाइट। तो गवर्नमेंट ने जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन को बैन कर दी है, जो कि अगर 100 mg के ऊपर है, ठीक है, जो 100 mg के ऊपर जितना भी ये दवाई बन रहा है उसके मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल सभी को गवर्नमेंट ने जो है बैन कर दिया है, ठीक है। तो ये जो अब दवाई है जिसको कि क्या कहते हैं हम, नाइमेसिलाइट, तो इसको किस लिए यूज किया जाता है, देखिए जो पेन होता है ना, अक्यूट पेन जिसको हम कह सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये दवाई यूज होता है। यानी कि ये एक टाइप ऑफ पेन किलर है, ठीक है, ये एक टाइप ऑफ पेन किलर है जिसका नेचर होता है स्टेरॉइड, नॉन स्टेरॉइडल, ठीक है, जिसका की नेचर जो है वो नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है। चलिए अब देखिए, नॉन स्टेरॉइडल एक होता है स्टेरॉइडल, ठीक है, एक होता है नॉन स्टेरॉइडल। हमने स्टेरॉइड्स का नाम सुना है, स्टेरॉइड्स मतलब आसान भाषा में कहे जिसकी हमें लत लग सकती है, नॉन स्टेरॉइडल जिसकी कि हमें लत नहीं लग सकती है, ठीक है। तो इसका नेचर जो है वो है आपका नॉन स्टेरॉइडल, और ये मेनली एक पेन किलर का काम करती है। चलिए नेक्स्ट में हम आते हैं नेशनल टेस्ट हाउस। उन्होंने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, डीआरडीओ के साथ, क्या एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट डिफेंस मटेरियल एंड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन रिसर्च, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। यानी कि डीआरडीओ ने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, यानी कि मतलब कह सकते हैं एनटीएच और डीआरडीओ ने एक साथ में एक एमओयू साइन किया है ताकि वो रिसर्च, ट्रेनिंग और टेस्टिंग वगैरह को वो और एनहांस कर सके, उस फील्ड में वो और एक्सपर्टीज ले सके। चलिए बुक्स एंड ऑथर्स पे अब आते हैं। तो एक बुक है सलमान खान, द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, ठीक है। तो इस बुक को जो है लिखा है किन्होंने, मोहर बासु ने लिखा है। तो ये बुक का नाम है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। इसके ऑथर पहली बात तो कौन है, मोहर बासु है। तो ये फाइनली बुक पब्लिश हो चुकी है, किसके परमिशन से, फ्रॉम द हार्पर कॉलिंस बुक्स, जो पब्लिशिंग हाउस है उनको फाइनली परमिशन मिल चुकी है इस बुक को पब्लिश करने के लिए। और इस बुक का नाम क्या है, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, रिटन बाय मोहर बासु। चलिए अब स्पोर्ट्स पे की आते हैं, स्पोर्ट्स की हम बात करें तो 87 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ था। कहां पर, विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, है ना, विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट हुआ था, जिसमें से कि वुमेन सिंगल्स जो टाइटल है किसने सिक्योर किया है, सूर्या तमीरी ने। इसमें कि वुमेन सिंगल टाइटल किसने सिक्योर किया है, सूर्या तमीरी में। और ये चैंपियनशिप कहां पे हुआ है, विजयवाड़ा में। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं स्मृति मंदाना के बारे में। तो स्मृति मंदाना को तो हम सब जानते हैं, जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम की जो वाइस कैप्टन है वो है स्मृति मंदाना जी। कैप्टन कौन है, हरमनप्रीत कौर, और वाइस कैप्टन कौन है, स्मृति मंदाना। तो अभी क्या है, इन्होंने एक माइलस्टोन रीच किया है, यानी कि वो एक पहले प्लेयर बने हैं, पहले सेकंड इंडियन वुमेन प्लेयर बने हैं किसके बाद, मिथाली राज के बाद, जिन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन स्कोर किए हैं। यानी कि इसका जो पहला क्रेडिट जाता है, जो फर्स्ट वुमेन थी इन इंडियन वुमेन्स क्रिकेट जिन्होंने ये रीच किया था माइलस्टोन, वो थी मिथाली राज। और अब जो सेकंड वुमेन बनी है वो है हमारी करंट इंडिया क्रिकेट टीम की जो वाइस कैप्टन है स्मृति मंदाना। तो अब वो बनी है, ठीक है, उनको सेकंड इंडियन वुमेन बोला गया, और साथ ही साथ वो फास्टेस्ट प्लेयर भी बनी है किसके बाद, मिथाली राज के बाद। यानी कि मिथाली राज के बाद जो है ये सेकंड वुमेन जिन्होंने ने ये रीच किया है, तो वो है हमारी स्मृति मंदाना। चलिए अब पीवी सिंधु की अगर हम बात करें तो पीवी सिंधु को हम सब जानते हैं, हमारी इंडिया की ओलंपिक मेडलिस्ट बैडमिंटन प्लेयर है वो। और इन्होंने भी जो है काफी, और ये वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है, इन्होंने भी कुछ माइलस्टोन्स हासिल किए, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए उनको सबसे पहले जो है, जो BWF एथलीट्स कमीशन है उनका चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया है, और कितने साल के लिए, 2026 से लेके 2029 तक, यानी कि 3 साल के लिए उनको चेयरमैन बनाया गया है BWF एथलीट्स कमीशन का, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है एज अ रोल इन लीडर इन ग्लोबल स्पोर्ट्स। यानी कि देखिए इंडिया को जो है अभी भी ग्लोबली स्पोर्ट्स में एक रिकॉग्निशन की बहुत जरूरत है। अभी भी बहुत सारे स्पोर्ट्स और बहुत सारे प्लेयर्स जो है, बहुत कम ही प्लेयर्स है, लिमिटेड प्लेयर्स ही है जिनको कि ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला हुआ है। और अब इस डिसीजन से, इस इनके चेयरमैन बनने से क्या है कि अब इंडिया को जो है एक ग्लोबल स्पोर्ट्स पोजिशनिंग में वो एज अ लीडर वो जरूर इमर्ज होगी, और इनसे
जो है इंडिया का एक पोजीशन जो है स्पोर्ट्स में वो काफी एनहांस हो सकता है। चलिए, उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? ग्रेशिया पोली को। चलिए, अब हम कुछ रिवीजन क्वेश्चंस पे आते हैं। द नेम ऑफ गोवाज प्रपोज थर्ड डिस्ट्रिक्ट कुशावती, जो कि हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिक फीचर्स? ठीक है, तो आंसर ऑप्शन है एंशियंट किंगडम, माउंटेन रेंज, हिस्टोरिकल फोर्ट या फिर रिवर फ्लोइंग थ्रू द सदर्न गोवा। तो अभी मैंने बताया था जो गोवा का जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ है कुशावती, वो किसके ऊपर बेस्ड है, किसके नेम से उसको मिला है? तो साउथ गोवा में फ्लो करने वाली एक रिवर है कुशावती, उसके बेस पे इस थर्ड डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which state government has launched the Papa Pagli initiative for the play based preschool education? और ये किस एज के लिए था? ये आपका 3 से 6 एज के लिए था, जिसको कि हम अर्ली चाइल्डहुड स्टेज भी कहते हैं, या फिर हम टॉय टॉय स्टेज भी हम कह सकते हैं। ठीक है, टॉय एज भी बोल सकते हैं। चलिए, तो ये कौन सा स्टेज है? ये है गुजरात। ये है गुजरात स्टेट का एक स्टेट लेड इनिशिएटिव है। इन विच इंडियन स्टेट वाज द कंट्रीज फर्स्ट सनराइज फेस्टिवल कॉल्ड आलू प्रभात द डांस ऑफ द डॉन हेल्ड? तो किस स्टेट में हुआ था? ये हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेनेजुएला? तो वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। Lake Maracaibo, a major oil hub, is located in Venezuela. Venezuela is the largest country by area in South America. तो ये गलत है और ये सही है, यानी कि दो स्टेटमेंट सही है, 1 and 2 only. Who won the men's single titles at the Senior National Badminton Championship 2025? तो वो है ऋत्विक संजीवी एस। चलिए, अब हम कुछ बिहार के करंट अफेयर्स पे आते हैं। तो अभी जो रिसेंटली हमारे बिहार में इलेक्शंस हुआ था स्टेट लेजिस्लेटिव का, और उनके जो लीडर इमर्ज हुए हैं, तो जो विनिंग पार्टी है वो है बीजेपी, या एनडीए भी हम कह सकते हैं। एनडीए गवर्नमेंट जो है वो, इन्होंने बिहार के इलेक्शंस में मेजॉरिटी हासिल की है, और जो लीडर इमर्ज हुए हैं, यानी कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो है नीतीश कुमार। तो उन्होंने जो है एक सत निश्चय इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया है। किसके द्वारा? जो नीतीश कुमार गवर्नमेंट है, उन्होंने एक प्रायोरिटी बेसिस पे ये जो मिशन है सत निश्चय, उन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और इसी में जो है बिहार गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी इन्होंने लॉन्च किया है। किसके लिए? जितने भी बूढ़े लोग हैं बिहार में, जितने भी बूढ़े लोग हैं, उनके लिए एक हेल्थ केयर फैसिलिटी लॉन्च किया गया है उनके डोर स्टेप पर। चलिए, आर्टिकल पढ़ते हैं। द हेल्थ अनाउंसेस हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर एल्डरली एट द डोर स्टेप। हेल्थ डिपार्टमेंट टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम विच कम्स अंडर द सात निश्चय इनिशिएटिव ऑफ द नीतीश कुमार गवर्नमेंट ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो 3 बैरेजेस ऑन बागमती एंड महानंदा रिवर्स इन बिहार प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम फ्लड्स। देखिए, बिहार ऑलरेडी एक काफी फ्लड प्रोन एरिया है, और इसी फ्लड से बचाने के लिए 3 बैराज को जो है वो खोला गया है। और वो किस रिवर पे? वो बिहार में बागमती और महानंदा जो रिवर है उस पे ये बैरेज प्रेजेंट है, और उसको खोल दिया गया है। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न बिहार में जो है काफी फ्लड्स आते रहते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही साथ फार्मर्स की इरिगेशन को इंप्रूव करने के लिए इस डिसीजन को लिया गया है। चलिए, लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये बागमती रिवर 2 बैरेजेस प्रपोज एट ढेंग सीतामढ़ी जो डिस्ट्रिक्ट है, एंड कटौंजा जो कि मुजफ्फरपुर में है। अब महानंदा रिवर पे ये क्या है कि 1 बैरेज प्रपोज्ड एट तैयबपुर जो कि किशनगंज में है। ठीक है, करंट स्टेटस की बात करें तो 2026 में ही इसका सर्वे शुरू हो चुका है इन बैराज बनने का। ठीक है, और उसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट जो है उसको अभी भी प्रिपेयर किया जा रहा है फंडिंग के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी फंड कर दिया है, उनका कंट्रीब्यूशन है, और जो कि 2025 में ही इसका डिसीजन हो चुका था, अप्रूवल इसको मिल चुका था। चलिए, इसका जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है कंस्ट्रक्शन का, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन का टाइमलाइन अगर हम देखें तो ये 2026 से ही इस बैरेज का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाने वाला है। और टारगेटेड डिस्ट्रिक्ट जैसे कि हमने कहा सीतामढ़ी, मधुबनी एंड किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है। चलिए, अब जो नेक्स्ट न्यूज पे हम आते हैं, तो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम कहते हैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, विच इज फेमस फॉर मधुबनी पेंटिंग। तो अभी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है ना, ये ऐसा रिसेंटली एक पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन बना है, यानी कि इस डिस्ट्रिक्ट में ई ऑफिस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी कि अब जितने भी काम होंगे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में वो सब पेपरलेस होगा, और वो सब टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाएगा, विच
जो है एक काफी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि पेपर्स को हैंडल करना एक बहुत टीडियस काम है, उनका स्टोरेज में भी काफी इशू होता है, और साथ ही साथ वो आपके लंबे समय तक नहीं रहते हैं, और वो ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन नहीं रखता है। ठीक है, चलिए अब हम एक मेंस के टॉपिक को कवर करते हैं, जो कि है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में, जो कि है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में। देखिए जो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ना, ये एक ग्रुप को बताता है, यानी कि एक 17 एलिमेंट्स का ग्रुप है, 17 एलिमेंट्स का ग्रुप है, इसको हम कहते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। तो इसका नाम क्यों है रेयर अर्थ मिनरल्स? देखिए ऐसा नहीं है कि वो हमारे अर्थ के सरफेस पे इजिली अवेलेबल नहीं है, इनको हम रेयर अर्थ मिनरल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको इकोनॉमिकली माइन आउट करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए इनका नाम पड़ गया है रेयर अर्थ मिनरल। देखिए तो ये क्या है, ये 17 एलिमेंट्स का एक सेट है, जिसमें से कि 15 लैंथेनाइड्स होते हैं। अब लैंथेनाइड्स क्या है, जो पीरियोडिक टेबल हम देखेंगे तो नीचे में एक लैंथेनाइड्स होते हैं जो कि डी ग्रुप में आते हैं, और वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो लैंथेनम से स्टार्ट होता है, वो ल्यूटियम तक वो जाता है। ठीक है, उनका मेन फीचर्स अगर हम देखें तो वो मैग्नेटिक होते हैं नेचर में, उनका ऑप्टिकल नेचर होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है उनके कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे गए हैं। चलिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सिल्वरी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और डेंस होते हैं। साथ ही साथ जितने भी ये एलिमेंट्स है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, ये थर्मली काफी ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे ये बहुत स्टेबल होते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और साथ ही साथ इनके अंदर 4f एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 4f एलिमेंट्स ये प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ये 4f क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक पार्ट होता है, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो ये जो है रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उसके अंदर एक 4f इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, यानी कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करता है, 4f इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, जो कि उसके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म का एक कारण होता है। ठीक है, उनके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म का एक कारण होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका जो है बहुत ही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ग्लोबली बहुत ही फैला हुआ एक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि उसके ऊपर ये इनको माइन आउट करना भी काफी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अब इनके मेजर ग्लोबल रिजर्व्स की बात करें तो चाइना इस केस में काफी डोमिनेंट है, यानी कि चाइना में सबसे ज्यादा रिजर्व्स पाए गए किसके, रेयर अर्थ मिनरल्स के। उसके बाद ब्राजील है, इंडिया थर्ड पे आता है, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, वियतनाम, यूएस, ग्रीनलैंड, वहां पे स्मॉल रिजर्व्स है लेकिन काफी स्ट्रेटेजिक है। अब देखिए चाइना जो है इस प्रोडक्शन के इस रिजर्व्स को 90% वही हैंडल करता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है 90% ऑफ द ग्लोबल रिफाइनिंग एंड मैग्नेट प्रोडक्शन जो है वो कि चाइना में होता है। ठीक है, तो अब इसकी बात करें रेयर अर्थ मिनरल्स, जो मैंने कहा काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस का टॉपिक है, मेंस का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम फिर एक करंट अफेयर्स का सेशन लेके आएंगे, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया देन प्लीज लाइक एंड कमेंट डाउन योर ओपिनियंस। थैंक यू।